गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एलएलबी सिक्स्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर में लॉ ऑफ एविडेंस का वीडियो सेशन बना रहा हूं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पर डिस्कस करूंगा। इसमें जो पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ साक्ष्य अधिनियम 1872 के अध्याय 7 में चैप्टर 7 में और भाग 3 में समाहित किया गया है, शामिल है। और यह जो आपका धारा है सेक्शन 101 से लेकर के 114A तक में बताया गया है। तो सबसे पहले जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में हम बात करेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ होता किसके ऊपर है। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है कि साबित करने का भार। साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी बात पर विश्वास किया जाए, उसकी बात को सच माना जाए। जैसे किसी मामले को लेकर के वादी प्रतिवादी हैं या अभियुक्त हैं और डिफेंस है, तो जब वादी ने किसी मामले को लेकर के कोर्ट में गया और वो अपना पक्ष रख रहा है कि ये बातें सही है, तो सबसे पहले उसके ऊपर ही ये भार होता है कि वो अपने बात को साबित करे। इसीलिए कहा जाता है इसको सबूत का भार। सबूत का भार जो होता है इसको ओनस प्रोबेंडी भी कहा जाता है। ओनस प्रोबेंडी मीन्स कि वह व्यक्ति जो यह चाहता है कि हमारी बात पर विश्वास किया जाए, हमारी बात सत्य है, सही है, उसी के ऊपर ये भार होता है कि वो इस बात को प्रूव करे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस बात को प्रूव करे कि हाँ ये बात सही है, गलत नहीं है। तत्पश्चात जब वो अपने बात को प्रूव कर लिया या नहीं कर सका, उसकी बात प्रूव हुई या नहीं हुई, जब उसकी बात प्रूव होने न होने की स्थिति में जब प्रतिवादी का नंबर आता है, जब प्रतिवादी से किसी बात को प्रूव करने के लिए या साबित करने के लिए कहा जाता है, तो उसको शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ कहा जाता है। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो शिफ्ट कर जाता है, वो एक दूसरे से शिफ्ट होता है और जो प्रतिवादी होता है उसके ऊपर ये भार चला जाता है कि वो इस बात को प्रूव करे कि हाँ ये बात सही है या नहीं सही है। तो ये रहा आपका पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बर्डन ऑफ प्रूफ है। बर्डन ऑफ प्रूफ धारा 101 से लेकर के 114A में बताया गया है, जिस पर मैं संक्षेप में एक आपको बता दिया है। दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका वो है प्रिजम्पशन। तो प्रिजम्पशन मीन्स होता है उपधारणा या अनुमान लगाना। ये आपके साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 4 में बताया गया है। इसको आप दो क्राइटेरिया में या दो वर्ग में, दो क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो है वो है आपका प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और दूसरा जो है वो है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में आपका जो आएगा वो मे प्रिज्यूम होता है। मे प्रिज्यूम का मतलब कि उपधारणा किया जा सकेगा, किया जा सकेगा, ये मैंडेटरी होता है। और इसमें जो कोर्ट्स होता है, कोर्ट्स की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो उस बात को माने, उपधारणा करे, अनुमान करे या न करे। यदि कोर्ट को लगता है कि नहीं ये बात सही नहीं है, वो उपधारणा नहीं करना चाहता है, तो वो आपसे कह सकता है कि इस बात को हम नहीं मानते हैं, आप इसे दोबारा ले आइए। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन है जिसे कहा गया है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, उसमें दो क्राइटेरिया है। पहला है शैल प्रिज्यूम और दूसरा है कंक्लूसिव प्रिज्यूम। तो कंक्लूसिव प्रिज्यूम जो होता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि शैल प्रिज्यूम जो है, तो शैल प्रिज्यूम जो है इसमें डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है कोर्ट की, उसको कोर्ट को मानना ही होता है, लेकिन इसे खंडित किया जा सकता है। जो आपका शैल प्रिज्यूम है, तो शैल प्रिज्यूम को आप प्रिजम्पशियो ज्यूरिस भी कह सकते हैं। प्रिजम्पशियो ज्यूरिस यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है, इसको प्रिजम्पशियो ज्यूरिस भी कहा जा सकता है।
और इसमें सेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रिज्यूम आता है। तो जो कंक्लूसिव और जो सेल प्रिज्यूम है, सेल प्रिज्यूम को यदि कोई व्यक्ति किसी ठोस साक्ष्य या सबूत से खंडित करना चाहता है तो कर सकता है, बट जो कंक्लूसिव प्रिज्यूम है या कंक्लूसिव प्रूफ कर सकते हैं, जब ये साबित हो जाता है तो इसको खंडित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर कोई दाम्पत्य है और उस दाम्पत्य का बच्चा है, जैसे कोई ऐसा मैटर है जिसमें पति पत्नी है और पति पत्नी उन दोनों का विवाह हुआ है, साथ रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और उनका कोई बच्चा है, तो जो बच्चा है उसकी लेजिटिमेसी को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, वो उनका ही बच्चा है, ये कंक्लूसिव प्रूफ होता है और इसको प्रिज्यूम इसको खंडित नहीं किया जा सकता है। तो जो आपका प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में जो कुछ महत्वपूर्ण धाराएं होती हैं, महत्वपूर्ण धाराओं में जैसे आपका धारा हो गई 79, 80, 81, 82, 83, 84 और 85। इन धाराओं के अंतर्गत जो है आपका प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात की गई है और आपका सेक्शन 113B और 114A भी इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद एक मिक्स्ड प्रिज्यूम होता है जिसमें प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट ये दोनों ही आते हैं। तो ये रहा आपका प्रिजम्पशन के बारे में। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो आपका आ जाएगा इस्टॉपेल। तो इस्टॉपेल में देखना है, इस्टॉपेल मीन्स होता है कि विच इज़ द स्टॉप, जिसे रोका जाए या जो रोक सकते हैं, हाँ, विच शैल बी स्टॉप, जिसे रोका जा सकेगा या रोका जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं स्टॉपेल। लैटिन वर्ड में लैटिन वर्ड है ये स्टॉपेल, और ये आपके साक्ष्य अधिनियम 1872 के अध्याय 8 में दिया हुआ है। और जो धाराएं हैं, धाराएं 115, 116 और 117 में स्टॉपेल को बताया गया है। स्टॉपेल को हिंदी में विबंधन कहा जाता है। विबंधन मीन्स जैसे कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने कार्य या लोक द्वारा, अपने आचरण द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा किसी बात का विश्वास दिलाता है और दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति की बात पर विश्वास करके कोई कार्य कर देता है, कोई समव्यवहार कर देता है। तब ऐसी सिचुएशन में जो पहला व्यक्ति है, बाद में वो अपने बात से मुकर नहीं सकता है, अपने बात से हट नहीं सकता है कि नहीं, हमने जो बात पहले करी थी उस बात को न मान करके बाद में कोई दूसरी बात करें। तो इसका जो महत्वपूर्ण सबसे पहला मामला है, जो सबसे पहले केस आया हुआ था, उसका नाम है पिकार्ड बनाम सियर। पिकार्ड बनाम सियर के मामले में स्टॉपेल के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला गया। इसको आप एलिजेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन एस्ट ऑडिएंडस भी बोल सकते हैं। इसको एलिजेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन एस्ट ऑडिएंडस कहा जा सकता है। अर्थात जो लोग परस्पर विरोधाभासी बात करते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती है। अगर आप कंट्रेरी बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं जो विरोधाभासी है, तो आपका सुनवाई नहीं किया जाएगा, आपकी सुनवाई नहीं होगी, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। इसमें इसी के साथ इसके जो क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे स्टॉपेल के अलग अलग प्रकार भी हैं। पहला प्रकार है अभिलेख द्वारा विबंधन। अभिलेख द्वारा विबंधन सीपीसी की धारा 11, 12, 13, 14 में बताया गया है, और एविडेंस की धारा यानी साक्ष्य अधिनियम की धारा 40, 41, 42, 43, 44 में अभिलेख द्वारा विबंधन के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट टाइप है, अगला प्रकार है, वो है विलेख द्वारा विबंधन, स्टॉपेल बाय डीड। स्टॉपेल बाय डीड इसमें किसी लेख द्वारा या लिखित प्रमाण द्वारा लिखा पढ़ा गया है किसी बात पे, दो लोग आपस में इस बात से राजी हो जाते हैं कि हाँ, हम दोनों किसी कार्य को करेंगे, और उस पर उन्होंने लिख लिया है, और बाद में अगर वो उस बात से मुकरते हैं तो वह नहीं माना जाएगा, उनकी बात को नहीं सुनी जाएगी। इसको विलेख द्वारा स्टॉपेल बोलते हैं।
अगला जो है वो है आपका स्टॉपेल बाई कंडक्ट, आचरण द्वारा अभिलेख। इसमें व्यक्ति अपने आचरण द्वारा किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की बात करता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका स्टॉपेल बाई प्रोमिजरी, यानी कि प्रोमिजरी स्टॉपेल, प्रॉमिस, स्टॉपेल बाई प्रॉमिस या प्रोमिजरी स्टॉपेल बोलते हैं, यानी कि वचन द्वारा विबंधन। वचन द्वारा विबंधन, कोई वचन दे दिए और वचन देने के बाद अपने वचन से हम हट रहे हैं, मुकर रहे हैं, तो उसे वचन द्वारा विबंधन कहा जाता है। स्टॉपेल बाई एडमिशन, जिसको हम बोलते हैं स्वीकृति द्वारा विबंधन। तो स्वीकृति जो होती है ये निश्चयात्मक सबूत नहीं होता है, लेकिन इसमें विबंध लगाया जा सकता है। और विबंध जो होता है ये मुख्यतः सिविल मामलों में ही लागू होता है। कुछ निश्चय मामलों में, कुछ निश्चित मामलों में, आपराधिक मामलों में भी इसको यूज किया जा सकता है। यह केवल सिविल मामलों में ही नहीं, अगर आवश्यकता अनुसार ज़रूरत समझ में आता है तो कुछ आपराधिक मामलों में भी विबंधन के सिद्धांत को लागू किया जाता है। इसमें एक सिद्धांत है स्टॉपेल में कि एक बार अभिधारी सदैव अभिधारी। एक बार अभिधारी मतलब सदैव अभिधारी, एक बार अभिधारी सदैव अभिधारी का मतलब ये है कि अगर एक बार आपने जो बात कहा और जिस बात पे आप राजी हुए वह बात आपको हमेशा के लिए मानना होगा, सदैव उसी बात पे अडिग रहना होगा, टिका होना होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका दोस्तों एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस मतलब गवाहों का परीक्षा। गवाहों का परीक्षा में जो गवाह होते हैं, जो गवाहदार आते हैं, जो विटनेस होते हैं, साक्षी होते हैं, उनकी परीक्षा की जाती है। गवाह कौन होता है? गवाह वह व्यक्ति होता है जो घटना को स्वयं अपने आँखों से देखता है या कान से सुनता है या किसी के द्वारा उसको बताया गया है, उसने उसको देखा है, सुना है, या अपने इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों से उसके बारे में उसको जानकारी या ज्ञान हुआ है, तो उसे हम गवाह कहते हैं। ये गवाह के बारे में जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है, यानी कि गवाहों की परीक्षा के बारे में चैप्टर साक्ष्य अधिनियम के चैप्टर 10 में और धारा 135, 136 और 137 में मुख्य रूप से बताया गया है, जिसमें जो प्रमुख धारा है वो 137 है। इसमें 3 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। पहला होता है मुख्य परीक्षा, दूसरा होता है प्रति परीक्षा और तीसरा होता है पुनः परीक्षा। मुख्य परीक्षा वह व्यक्ति करता है जिसने गवाहों को बुलाया हुआ है। गवाहों को बुलाने वाला व्यक्ति गवाह से जो सवाल पूछता है और गवाह उनके सवाल का जवाब देता है, इसे मुख्य परीक्षा कहा जाता है। उसके बाद जो क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है, जो प्रतिवादी है, प्रतिवादी उस गवाह से जो क्वेश्चन करते हैं वो चाहे सूचक प्रश्न भी हो सकते हैं, इस तरह के प्रश्न करते हैं या उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसे प्रति परीक्षा कहा जाता है। तत्पश्चात जो तीसरा परीक्षा है वो पुनः परीक्षा है। अगर इन परीक्षाओं के बावजूद भी कोई तथ्य रह गया है या कोई बात बची हुई है जिस पर प्रश्न पूछा जाना जरूरी है, तो परीक्षा करना जरूरी है, तो उसे पुनः परीक्षा कहा जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं जिसको मैंने इस छोटे सी वीडियो में बनाया हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच।